आज का डिस्कशन है क्लास 12th जैक बोर्ड जो मॉडल पेपर जारी किया है उसका डिस्कशन है और ये सब्जेक्टिव है। पेपर पार्ट 2 है। पार्ट 1 को मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। जो भी स्टूडेंट नहीं देखा होगा वो पार्ट 1 को जाकर के ऑब्जेक्टिव को जाकर के कंप्लीट कर ले ताकि पार्ट 2 देखने में बहुत ही आनंद आए। ठीक है ना। और कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है, उस इंस्ट्रक्शन को बता देता हूँ। स्टूडेंट लोग अपने स्टाइलिश में आंसर दें। अब स्टाइलिश में देगा, उसके बाद 3 सेक्शन बटा रहेगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में जो है सो 1 से लेकर 7 तक रहेगा, जिसमें से 5 क्वेश्चन का आंसर देना है और एवरी क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। और सेक्शन बी में जो होगा सो 8 से लेकर के 14 तक रहेगा, उसमें से एवरी क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा, जिसमें से 5 क्वेश्चन का आंसर देना है। सेक्शन सी जो है वो 15 to 19 रहेगा और एवरी क्वेश्चन 5 मार्क्स करेगा, जिसमें से 3 क्वेश्चन का आंसर देना है। ये जनरल इंस्ट्रक्शन था किसके लिए, स्टूडेंट के लिए। और इंस्ट्रक्शन जानकारी बहुत ही जरूरी था, इसलिए मैं इंस्ट्रक्शन बता दिया। और बिना देरी का हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। ठीक है ना। गिव एन एग्जांपल ऑफ एरोसोल। एरोसोल का एग्जांपल पूछ रहा है, तो एरोसोल का एग्जांपल फॉग, पता है ना, फॉग और क्लाउड। ये किसका एग्जांपल बता दिए, इटीसी। बहुत एग्जांपल है लेकिन पूछा एक एग्जांपल पूछा है, तो ये किसका एग्जांपल हो गया, एरोसोल का एग्जांपल हो गया। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या पूछता है, व्हाट इज मेटलर्जी। व्हाट इज मेटलर्जी, तो मेटलर्जी का डिफिनेशन पूछ रहा है, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ये क्या कह रहा है, द कंप्लीट प्रोसेस टू ऑब्टेन ये मेटल इन प्योर स्टेट फ्रॉम its ore is called metallurgy। ठीक है ना। द कंप्लीट प्रोसेस टू ऑब्टेन ए मेटल इन प्योर स्टेट फ्रॉम इट्स और इज कॉल्ड मेटलर्जी। और से जो हम लोग प्योर मेटल तक जो प्रोसेस जो अपनाते हैं उस प्रोसेस को मेटलर्जी कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछता है, ध्यान से देखना, क्या ध्यान से। Among the hydride of group 15 elements which has lowest boiling point, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा। तो एक बात सोचो, अगर हाइड्राइड की बात करें 15वें ग्रुप का, तो नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब, बीमार, ये तो 15 ग्रुप का एलिमेंट है। जिसका हाइड्राइड लिखो, H लगा दो, H3, PH3, H3, H3 और H3। तो हम लोग जानते हैं कि ऊपर से नीचे जब जाते हैं तो क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। लेकिन यह देखा गया कि नाइट्रोजन एमोनिया को जो बॉइलिंग पॉइंट था वो आर्सेनिक से ज्यादा हो गया, मतलब ये यहाँ पे आ गया। बात तो क्या था, वो तो लॉजिक अलग है, लेकिन वो नहीं पूछा है। हम लोग को पूछा है कि सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट, तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका, PH3 का, PH3 का। और वो भी डेटा के अगर साथ बात करूं, डेटा के साथ, वो भी डेटा कितना, 185.5 केल्विन, ये डेटा के साथ इसका इतना होगा सबसे कम अगर बात देखा जाए तो। ये किसका आंसर लिखे हैं, और सबसे कम पूछा है ना, हाँ वही पूछा है, लोवेस्ट। तो ये आंसर हो जाएगा हम लोग PH3। ये 3rd नंबर कंप्लीट होता है। फोर्थ नंबर में कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो। 4 नंबर पूछा क्या, वो पहले पढ़ो। पूछा हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन Mn2+ आयन। मतलब Mn2+ आयन मतलब मैग्नीज की बात कर रहा है। मैग्नीज का एटॉमिक नंबर कितना, 25। अगर 25 है तो इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखा जाए तो आर्गन क्या, देखो Ar 18 इसमें चला जाएगा, 4s2 18 2 20 और 3d5 25 तो जाना था ना, 25। अब ये क्या बोलता है, मैग्नीज 2+ निकालना है। इसका मतलब ये क्या है, ग्राउंड स्टेट का है। अगर एक्साइटेड स्टेट मानेंगे मतलब 2+ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पे खपत कर देगा, खत्म। मतलब बचेगा क्या, आर्गन 3d5। अब एक बात सोचो, 3d5 डी का जो घर होता है वो कितने घर होता है, कितना, 5 घर होता है। ठीक है ना। तो देखो पहले 5 घर बनाओ इसका और एक इलेक्ट्रॉन पहले भरो। ऐसा भरने का तरीका क्लास 11 में ही सिखाया गया होगा, मैं भी भर दे रहा हूँ। तो देखो एक इलेक्ट्रॉन सभी में भर दिया। इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन था, एक भरने के बाद देखो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और यही जो है n बराबर कितना, 5, और n बराबर 5 मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यही है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्या ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब पूछा क्या था, यही तो पूछा है कि हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5। 4 का 5 आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा वो देखो, व्हाट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, किस टाइप
का हाइब्रिडेशन होगा व्हेन इन्वॉल्व इन द जियोमेट्री ऑफ स्क्वायर प्लानर। ये वेस्पर थ्योरी का है, केमिकल बॉन्डिंग का कंसेप्ट है, ये पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा है तो हम बता रहा हूँ वो सुन लेना ध्यान से। ये बोल रहा है कि अगर स्क्वायर प्लानर होगा तो उस समय उसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, ठीक है ना। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है इसका। देखो हाइब्रिडेशन अगर पूछा जा रहा है तो हाइब्रिडेशन सिंपल निकालने का बहुत सिंपल उपाय है। स्क्वायर प्लानर जब होता था ना, वेस्पर थ्योरी ने यही बोले थे कि अगर स्क्वायर प्लानर होगा, क्या स्क्वायर प्लानर होगा, स्क्वायर प्लानर, अगर स्क्वायर प्लानर है तो इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा। तो देखो दो केस बनता है इसमें, केस फर्स्ट और केस सेकंड। केस फर्स्ट में क्या होता है, एक बन जाता है sp3d हाइब्रिडेशन और एक बन जाता है dsp3। एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। ये है इंटरनल वाला और ये है एक्सटर्नल, ठीक है ना। एट द IUPAC नेम ऑफ, तो IUPAC नेम लिखने के लिए वही पुराना रूल लगा, लॉन्गेस्ट चेन ढूंढो। लेकिन इसमें दो फंक्शनल ग्रुप है, कौन, एल्डिहाइड और अल्कोहल। तो एल्डिहाइड और अल्कोहल में सबसे ऊपर कौन आता है टेबल में, सबसे ऊपर एल्डिहाइड आता है, उसको 1 नंबर और उसका सफिक्स, जबकि अल्कोहल का प्रीफिक्स। तो लॉन्गेस्ट चेन ढूंढो पहले, लॉन्गेस्ट चेन ढूंढने में सबको स्मार्ट बन गया होगा, स्मार्ट भी होगा। तो देखो लॉन्गेस्ट चेन ढूंढ लिए हम लोग और नंबरिंग उधर से जिधर थे फंक्शनल ग्रुप नजदीक हो या बड़ा हो। तो ये तो 1 नंबर लेगा, 1 2 3 4 और 1 5। अब देखो इसको बोलते हैं प्रीफिक्स में हाइड्रोक्सी अल्कोहल को और इसको मिथाइल बोलते हैं। तो अल्फाबेट में सबसे पहले हाइड्रोक्सी आएगा, 3 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल 3 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल, 5 कार्बन है इसलिए पेंटेन और एल्डिहाइड के लिए सफिक्स क्या लगाते हैं, अल हो जाता है। क्या ये दिस इज फाइनल आंसर किसका, ये आंसर होता है राइट नेम ऑफ डिजीज काउज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी के कारण से कौन सा बीमारी होता है। तो हम लोग देखते हैं ये कोई बच्चे का पैर ऐसे हो जाता है, कैसे, ऐसे। तो ये विटामिन कौन से कारण, विटामिन डी के कारण, और इसको बोलते हैं रैकेट्स। क्या बोलते हैं इस बीमारी को, क्या बोलते हैं, रैकेट्स, ठीक है ना। जिसको पैर टेढ़ा पर होना, रैकेट्स, और किसके कारण, विटामिन डी के कारण। 8 नंबर क्वेश्चन कौन सा, 8 नंबर क्या है, उसी के साथ यूनिट भी पूछ लिया है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, इसका डिफिनेशन क्या बोलता है, द सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ। तो IUPAC नेम लिखने के लिए वही पुराना रूल लगा, लॉन्गेस्ट चेन ढूंढो। लेकिन इसमें दो फंक्शनल ग्रुप है, कौन, एल्डिहाइड और अल्कोहल। तो एल्डिहाइड और अल्कोहल में सबसे ऊपर कौन आता है टेबल में, सबसे ऊपर एल्डिहाइड आता है, उसको 1 नंबर और उसका सफिक्स, जबकि अल्कोहल का प्रीफिक्स। तो लॉन्गेस्ट चेन ढूंढो पहले, लॉन्गेस्ट चेन ढूंढने में सबको स्मार्ट बन गया होगा, स्मार्ट भी होगा। तो देखो लॉन्गेस्ट चेन ढूंढ लिए हम लोग और नंबरिंग उधर से जिधर थे फंक्शनल ग्रुप नजदीक हो या बड़ा हो। तो ये तो 1 नंबर लेगा, 1 2 3 4 और 1 5। अब देखो इसको बोलते हैं प्रीफिक्स में हाइड्रोक्सी अल्कोहल को और इसको मिथाइल बोलते हैं। तो अल्फाबेट में सबसे पहले हाइड्रोक्सी आएगा, 3 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल 3 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल, 5 कार्बन है इसलिए पेंटेन और एल्डिहाइड के लिए सफिक्स क्या लगाते हैं, अल हो जाता है। क्या ये दिस इज फाइनल आंसर किसका, ये आंसर होता है 6 नंबर का, किसका, 7 का। राइट नेम ऑफ डिजीज काउज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी के कारण से कौन सा बीमारी होता है। तो हम लोग देखते हैं ये कोई बच्चे का पैर ऐसे हो जाता है, कैसे, ऐसे। तो ये विटामिन कौन से कारण, विटामिन डी के कारण, और इसको बोलते हैं रैकेट्स। क्या बोलते हैं इस बीमारी को, क्या बोलते हैं, रैकेट्स, ठीक है ना। जिसको पैर टेढ़ा पर होना, रैकेट्स, और किसके कारण, विटामिन डी के कारण। 8 नंबर क्वेश्चन कौन सा, 8 नंबर क्या है, और उसी के साथ यूनिट भी पूछ लिया है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, इसका डिफिनेशन क्या बोलता है, द सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म expressed in the rate
law is called order of reaction. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या बोला मैं वो समझा देता है। लाइन में क्या है, छोटा सा एग्जांपल लेकर समझा देता हूँ ताकि समझ में आ जाए। ए के पावर 1 और बी के पावर 2, तो देखो अगर मैं बात करूँ ना, पावर ऑफ सम बोल रहा है, मतलब सम ऑफ पावर, द सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म इज एक्सप्रेस इन रेट लॉ इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मतलब 1 और 2 को ऐड करने के बाद जो मिलेगा वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। इसी को बोला गया क्या, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर मैं बात करूँ उसका यूनिट की, तो यूनिट निकालने के लिए एक ट्रिक बताता हूँ, जो ट्रिक से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के एन इक्वल टू मोल अपॉन लीटर के पावर, एक ट्रिक है सभी के लिए निकाल सकता है, के पावर 1 माइनस एन पर सेकेंड। अब जिसके लिए निकालना है, किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो मतलब एन का वैल्यू कितना, 1, तो के 1 इक्वल टू मोल अपॉन लीटर 1 माइनस एन, मतलब एन के जब 1 पर सेकेंड, 1 में से 1 चला जाएगा, मतलब कितना, किसी के ऊपर जीरो कितना होता है, वैल्यू 1 होता है। तो 1 इंटू पर सेकेंड, मतलब फर्स्ट ऑर्डर का यूनिट क्या आने वाला है, पर सेकेंड। दिस इज फाइनल आंसर। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 8 का, किसका, 8 का। तो 9 नंबर देखो, 9 नंबर कैसा, 9 नंबर मस्त क्वेश्चन है। डिफरेंस बिटवीन क्या पूछा है, फिजिक्स ऑप्शन एंड केमिस्ट्री ऑप्शन, फिजिक्स ऑप्शन एंड केमिस्ट्री ऑप्शन। तो 8 नंबर में कंप्लीट हो गया। 9 नंबर देखो, फिजिक्स ऑप्शन और एक तरफ लिखो केमिस्ट्री ऑप्शन, केमिस्ट्री ऑप्शन। पहला नंबर लिखो, फिजिक्स ऑप्शन जो होता है ना, वो एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट के बीच में बॉन्ड होता है, ठीक है ना, मतलब फोर्स लगता है, और वो फोर्स जो लगता है वो ये समझ लो कि वो रिवर्सिबल प्रोसेस है, आना जाना लगा रहता है। तो मतलब फिजिक्स ऑप्शन इज रिवर्सिबल प्रोसेस। तो लिखो इसको, इट इज रिवर्सिबल प्रोसेस। जबकि केमिस्ट्री ऑप्शन इसमें इस तरह नहीं होता, इट इज इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। ये पहला पॉइंट तो दोनों का क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर दूसरा क्या बोलता है, फिजिक्स ऑप्शन जो होता है ना, फिजिक्स ऑप्शन फॉर्म्स मल्टी मोलिकुलर लेयर। ये बहुत सारे लेयर बनाता है, जबकि ये जो होता है दूसरा इसका, ये यूनी लेयर होता है। मतलब केमिस्ट्री ऑप्शन फॉर्म्स यूनी मोलिकुलर लेयर। ये बात तो पूरी बात समझ में आ गया। इसमें बहुत सारे लेयर बनते हैं, जबकि इसमें एक ही लेयर बनता है। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, थर्ड पॉइंट इसका जो हीट होता है वो लॉ होता है, हीट ऑफ एडजॉर्प्शन इज लॉ। क्या, लॉ। और कितना लॉ, 0 से मतलब 20 से 40 किलो जूल पर मोल। जबकि इसका हीट जो थर्ड पॉइंट है, हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज हाई, वो भी कितना, 40 से 400 किलो जूल पर मोल। ये पॉइंट नंबर थर्ड था। अगर मैं बात करूं तो चौथा पॉइंट लिख सकते हैं, लेकिन 3 मार्क्स का 3 पॉइंट लिखेगा, कोई दिक्कत नहीं, एक भी नंबर नहीं कटेगा, लेकिन ऐड कर लो। चौथा पॉइंट भी अगर ऐड करना चाहे कर सकते हो। लिखो, इट डिक्रीजेज with increase in temperature। पॉइंट नंबर इसका थर्ड मिटा दे रहा हूं, थर्ड मिट जाएगा। इट इंक्रीजेज with increase in temperature।
ये दिस इज फाइनल आंसर किसका, 9 का। अब 9 का आंसर देखो, 3 पॉइंट लिखो या 4 पॉइंट लिखो, 3 मार्क्स ही मिलने वाला है, नंबर कटने वाला नहीं है। और ये पॉइंट हम लोग को एकदम सुपर पॉइंट है, छोटा छोटा पॉइंट है, एकदम मस्त वाला पॉइंट है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 पे चलते हैं। कंप्लीट दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन को क्या करने बोल रहा है, कंप्लीट करने बोल रहा है, ठीक है ना। तो कंप्लीट करने का ये जो है पेरोक्साइड, वो जैक बोर्ड ने थोड़ा सा मिस्टेक किया है, ये एरो पे यहाँ पे होगा, ठीक है ना, ऊपर नहीं होगा, ठीक है। तो देखो ये मार्कोनिक रूल है। अब मार्कोनिक है कि एंटी मार्कोनिक है वो मैं बताऊंगा, थोड़े देर में बताऊंगा। तो पहले लिख लो क्वेश्चन जो दिया हुआ है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये है प्लस HBr, ठीक है ना। एरो पे लिखा हुआ पेरोक्साइड, क्या लिखा हुआ, पेरोक्साइड। अब एक बात सोचो, एक कहानी भी सुना है ना, क्या, जिसका जन्म हुआ उसका मरना तय है, और जिसका प्यार हुआ है दिल टूटना तय है। इसका मतलब यहाँ डबल बॉन्ड टूटेगा, रिएक्शन करेगा तो डबल बॉन्ड टूटेगा। कैसे टूटेगा वो देखो, CH3 डबल को किसमें, सिंगल में, डबल को सिंगल में, डबल को सिंगल में, और यहाँ लुढ़का दो एक बॉन्ड। अब बात आती है कि हाइड्रोजन प्लस में और Br माइनस में, हाइड्रोजन प्लस में Br माइनस में। अब H वहां जाना पसंद करेगा जहां इसका दोष ज्यादा होगा। यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो बताओ H कहाँ जाना चाहेगा, यहाँ। लेकिन ये कब मार्कोनिक होता तब, लेकिन ये मार्कोनिक नहीं है, एंटी है। बोलो क्यों, क्योंकि एरो पे लिखा हुआ क्या, पेरोक्साइड, इसीलिए। तो एंटी मतलब जस्ट विरोध, जाना चाहिए H यहाँ पे, लेकिन यहाँ ना जा करके H कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे, और Br कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे। अगर मैं इसको लिखूं तो हम लोग इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ अरेंज करके, CH2 Br। ये दिस इज फाइनल आंसर किसका, का ये। और 10 का बी क्या बोलता है, ध्यान से देखना, CH3 CH2 Br प्लस AgCN। देखो अगर इस रिएक्शन की बात करूं ना, तो सबसे मस्त वाला रिएक्शन है, थोड़ा सा लॉजिक है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है। लॉजिक क्या है वो बताऊंगा मैं अभी तुरंत, वो कैसे, वो देखो क्वेश्चन के माध्यम से। और क्या है इधर देखो, एरो लगा दिया सर, वो क्या, ब्रोमो हेलोजन फैमिली जो होता है सो प्लस, मतलब माइनस में, हेलोजन फैमिली जो होता है सो किस में, माइनस में, अरियला प्लस में, मेटल जो होता है प्लस में, प्रोनोसियस का माइनस में। अब बताओ कौन किसके साथ प्यार करेगा, प्लस माइनस के साथ, प्लस माइनस के साथ, मतलब ये इसके साथ और ये इसके साथ चला जाएगा, भेज दो CH3 CH2। अब एक बात सोचो, Br तो निकल गया, आएगा तो क्या आएगा, CN आएगा। तो CN ना लिख के क्या कर देना, उल्टा कर देना, NC कर देना, प्लस AgBr निकाल दो। ये हम लोग को फाइनल आंसर किसका, 10 नंबर का बी भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, बी भी कंप्लीट, एकदम मस्त है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 11 एकदम तगड़ा है। अब तगड़ा क्या है वो देखो, तो मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 11 का, ये नंबर, ये क्या है, CH3 CH2 OH प्लस POCl3, एरो तो बोला दे दिया, रिएक्शन करवाओ। जब यहां से OH निकलेगा, यहां से क्या आएगा, Cl आएगा, तो जो निकालो और घुसाओ, CH3 CH2 Cl प्लस क्या निकल जाएगा, बाय प्रोडक्ट में क्या निकलेगा, H3PO3। कैसे निकला वो मैं बता दे रहा हूँ, बाय प्रोडक्ट इसको नहीं भी लिखेगा तो चलेगा, यहाँ 3 कर दो, देखो कैसे, 3 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन, मतलब H3 और ऑक्सीजन O3 और P यहां से, तो इसका मतलब निकल गया क्या, H3PO3। ये हम लोग का आंसर आ गया किसका, 11 का ये नंबर। 11 का बी इंपॉर्टेंट है, और हल्का सा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट, एक बार नहीं कई बार पूछा है। क्यों, क्योंकि इससे कुछ सीखने को मिलेगा। देखना कैसे सीखने को, सबसे मिलता है लेकिन इससे कुछ ज्यादा सीखने को मिलेगा इस क्वेश्चन से। तो देखो क्या है इस क्वेश्चन में, ये है फिनॉल, और फिनॉल को जब रिएक्शन करवाया जाएगा किससे, नाइट्रिक एसिड से, और उसको सॉल्वेंट के रूप में बिहेव करेगा कौन, सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ से कौन सा ग्रुप निकलेगा, NO2 ग्रुप निकलेगा, NO2। और कंसंट्रेशन है, तो यहाँ देखो कंसंट्रेशन का क्या फायदा है, क्या रोल है जीवन में। कंसंट्रेशन अगर दे दिया, इसका मतलब कौन कौन जगह पे आ सकता है NO2 ग्रुप। देखो एक तो यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, और एक यहाँ आएगा, ऑर्थो पैरा ऑर्थो पे, ठीक है ना। तो इसका आंसर लिख दो, OH, यहाँ पे कौन सा ग्रुप, NO2 ग्रुप, यहाँ भी NO2 ग्रुप, और यहाँ भी NO2 ग्रुप। बात समझा कि नहीं समझा, बोले एकदम समझा। नंबरिंग करो, यूपीएक नेम लिखो 1, ये दिस इज फाइनल आंसर, लेकिन इसका यूपीएक नेम लिखे तो कैसे, 1 2 3 4
5 6। अब इसका 2, 4, 6, 2, 4, 4, 6 और 3 ठो नाइट्रो, इसलिए ट्राई नाइट्रो और फिनॉल इसको बोलते हैं। किसको? इसको फिनॉल बोलेंगे। इसको शॉर्ट अगर कॉमन नेम की बात करूं, घरेलू नाम, तो इसका नाम है पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड फेमस नाम है, इसको ध्यान कर लेना, पूछा है कई बार। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग क्या कर चुके हैं, बना चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं, और 12 में क्या है वो देखो। 12 बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, एकदम छोटा सा प्यारा सा, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका जैक बोर्ड में, और इस बार भी उठा के डाल दिया। इस बार भी थोड़ी सी मॉडल पेपर में उसको संतुष्टि नहीं मिला कि हम दिए बिना रह सकते हैं। राइट 3 डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। एक तरफ लिखो डीएनए और एक तरफ लिखो आरएनए, ठीक है ना। बीच में कटिंग लगा दो, लगा दिया, बोला ठीक। इस तरफ लिखो 1 नंबर। डीएनए में क्या होगा, डीएनए हैज डीऑक्सी डी राइबोज बेस, जबकि ये जो है आरएनए जो है हैज राइबोज बेस। ये तो पहला पॉइंट सबको समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट देखो, ये जो है जो डीएनए जो है सो कंटेन करता है, डीएनए कंटेन्स थायमिन। थायमिन क्या कंटेन करता है, थायमिन। जबकि ये क्या कंटेन करता है, आरएनए कंटेन्स यूरासिल। ये थर्ड पॉइंट है। 3 मार्क्स में तो 3 पॉइंट लिखे हैं, ज्यादा लिखने से फायदा नहीं, उतने नंबर मिलेगा जितना मिलना चाहिए। थर्ड पॉइंट में डीएनए हैज डबल स्टैंडर्ड, चलो, जबकि ये जो है थर्ड पॉइंट में आरएनए हैज सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, ये 3 पॉइंट है, 3 मार्क्स में पूछा गया है। इतना ही एनफ है, ज्यादा लिखने से मतलब कोई दिक्कत नहीं, लिख भी देगा तो कोई परेशानी नहीं, लेकिन 3 मार्क्स का 3 पॉइंट लिख दिए। ये था क्वेश्चन नंबर कौन सा, 12 तो लिख दिए। क्वेश्चन नंबर 13 ये भी इंपॉर्टेंट है, होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर। होमोपॉलीमर क्या है वो पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। होमोपॉलीमर, देखो होमोपॉलीमर क्या होता है, सुन लो ध्यान से। जो चीज एक ही यूनिट बार बार रिपीट करे, मतलब एक से कोई अलग अलग ना हो, एक ही टाइप का यूनिट हो। जैसे पॉलीथीन, इथीन ही बार बार क्या करता है, रिपीट करता है, इसी को बोलते हैं पॉलीथीन। तो वही डिफिनेशन लिखने वाला जो मैंने अभी बोला। तो बोलने क्या है होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर का मतलब लिखो डिफिनेशन, द polymer formed by the polymerization of a single monomer, मोनोमेरिक कर दो या मोनोमेरिक स्पीशीज are called homopolymer। ये क्या बोला है, वही जो मैंने बात पहले बोली कि जब एक ही यूनिट, जैसे ये है पॉलीथीन मतलब इथीन, ये किसका मॉलिक्यूल है, इथीन का मॉलिक्यूल है। ये अभी मान लो n टाइम्स है, यही बार बार जब रिपीट करता है तो क्या बनता है, पॉलीथीन बनता है। अब इसमें देखो इथीन एक ही टाइप का स्पीशीज है ना, इसी टाइप को स्पीशीज, जब एक टाइप का स्पीशीज होगा तो उसको बोलते हैं क्या, होमोपॉलीमर। एग्जांपल की बात करूं तो यही पहला एग्जांपल तो यही हो जाएगा। क्या हो जाएगा पहला एग्जांपल, पॉलीथीन, जो हम लोग किस में इस्तेमाल करते हैं, सब्जी बनाने में जो इसको पॉलीथीन, पॉलीइथीन। दूसरा पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो पाइप पानी का जो पाइप होता है मशीन का ना, उसमें होता है ये पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड। या तीसरा एग्जांपल बता रहा हूँ,
पॉलीप्रोपिन ईटीसी, इतना ही एनफ है। ये किसके बारे में बताया? होमोपॉलीमर के बारे में बताया। किसके बारे में? होमोपॉलीमर के बारे में। अब आता है इसका इसी का कोपॉलीमर के बारे में। दो पूछा है ना, डिफरेंट पूछा है ना, तो इसलिए दोनों को लिखना पड़ेगा हम लोग को। अच्छा 13 का मतलब 30 नंबर है, मतलब डिफरेंस पूछा था, तो ये तो किसका कंप्लीट किया है? होमोपॉलीमर कंप्लीट किया। कोपॉलीमर को कंप्लीट करते हैं। कोपॉलीमर एकदम सिंपल उपाय वही जो पहले हम लोग जानते थे। इसमें क्या होगा, जिसमें एक ही टाइप का मोनोमर था ना, ये दो जो मोनोमर होगा तो दो डिफरेंट मोनोमर होगा। अब वो कैसे मैं एग्जांपल से समझाऊंगा, थोड़ी देर में रुक जाओ, लिखने को पहले डिफरेंशन। तो लिखो द पॉलीमर्स formed by the polymerization of two different monomers are called क्या? कोपॉलीमर्स। फॉर एग्जांपल के मामले में अगर बात करूं तो नायलॉन 6, जो रस्सी हम लोग पानी में कुएं से जो पानी निकालते हैं वो रस्सी की बात कर रहा हूँ, नायलॉन 6 की। किसका? नायलॉन 6 की। तो नायलॉन 6 मतलब इसका फॉर्मूला 6,6। और ये बना किससे था? देखो किससे बना था। पहला तो एडीपिक एसिड से बना था। एडिपिक एसिड प्लस हेक्सामिथाइलिन डायमीन। अगर दोनों एक दूसरे को ये मिलता है, तो क्या बनाता है? नायलॉन 6,6। यही है तुम्हारा। देखो दोनों दो मोनोमर था, एक एडिपिक एसिड प्लस हेक्सामिथाइलिन डायमीन, दो डिफरेंट मोनोमर है कि नहीं है, इसलिए इसको क्या बोला गया? कोपॉलीमर। ये था क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं, इस सेक्शन का, सेक्शन बी का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर ठीक लगे तो शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, ताकि तुम्हारा भी दोस्त अच्छा नंबर ला सके। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14 क्या बोलता है? कुछ नहीं बोलता, लास्ट एंड फाइनल है कि 14 भी है, थोड़ा सा मस्त वाला है। क्या? एकदम मस्त वाला क्वेश्चन है। पूछा है व्हाट आर ट्रिंक्विलाइजर और राइट ऑन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लिखने बोल रहा है। तो 14 का ये एकदम मस्त एकदम सवाल है, छोटा सा सवाल है, छोटा सा लाइन में आंसर भी लिख दूंगा, ठीक है ना। ट्रिंक्विलाइजर के बारे में बोल रहा है। तो द केमिकल सबस्टांसेस कर दो, यस कर दो, सबस्टांसेस विच आर used to remove stress and रिलीफ छोड़ो, इसके जगह में एक एक्सटिया वर्ड होता है जिसके लिए हम लोग चिंतन का वर्ड होता है, उसका मतलब एंड एनएक्सटी इसका मतलब होता है चिंता। आर कॉल्ड क्या? ट्रिंक्विलाइजर। एग्जाम्पल के मामले में अगर एग्जाम्पल लिखा दूं तो एग्जाम्पल लिखा ही देता हूं, उसके बाद थोड़ा सा समझा लेता हूं उसको। इक्वानिल। दूसरा एग्जाम्पल वेरोनल, ईटीसी, दो ही काफ़ी है। जैसे कि इसका मतलब ये कह रहा है कि ट्रिंक्विलाइजर क्या होता है, जैसे कि कोई आदमी प्रेशर में रहता है, प्रेशर मतलब स्ट्रेस में रहा, कोई डिप्रेशन में रहा, उस चीज़ को, उस दर्द से निकलने के लिए, आराम पाने के लिए जो केमिकल दवा का इस्तेमाल किया जाता है, उसी को बोला गया ट्रिंक्विलाइजर। जैसे इक्वानिल, वेरोनॉल, ठीक ना, ईटीसी। अब बात आती है
इस 14 का ये कौन सा ये था 14 का बी लाने के लिए देखो इधर 14 का बी कैसे 14 का बी क्या है 14 का बी ये है 14 का बी में पूछ रहा है कि व्हाट आर एनालॉजिक्स क्या है राइट वन एग्जांपल। तो इसमें भी वही है छोटी सी लाइन है तुम लोग को अभी डॉक्टर बना देता तुरंत मेडिकल जाएगा डॉक्टर को मांगे चकित हो जाएगा अरे मेरा दुकान बंद कर देगा का पड़ोसन मांगता है तो उसको टेंशन हो जाता है कि दवा का नाम जान रहा है। तो देखो इसको कैसे हम लोग लिखेंगे डिफिनेशन ठीक है ना। द केमिकल इसका डिफिनेशन है उसके बाद मैं एग्जांपल दे दूंगा। द केमिकल लास्ट एंड फाइनल है द केमिकल सबस्टांस which are used to relief मतलब आराम होता है ठीक है ना यहाँ लिख तो नहीं लेगा यहाँ पे relief pains are called analgesic। एनालिटिक्स ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे चलो दवा बना दिया तुम लोग को डॉक्टर कुछ देर के लिए एस्प्रिन। अब तुम सब जानता है कि एस्प्रिन कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है बुखार में ज़्यादातर डॉक्टर लोग बोलता है इसी से काम हो जाएगा नहीं होगा तो लो सारिडोन। और एक और है पैरासीटामोल वो भी बुखार के लिए है पैरासीटामोल। ये सब जो दवा है ना ईटीसी ये जो दवा है इसको बोलते हैं एनाल्जेसिक्स ठीक है ना। ये क्या बोलना है कि कोई भी चीज़ कोई भी दर्द से राहत पाने के लिए जो दवा का इस्तेमाल जो केमिकल का इस्तेमाल हम लोग जो करेंगे उसी को बोला गया एनाल्जेसिक्स ठीक है ना। और जैसे एग्जांपल के तौर पे एस्पिरिन हो गया सेरिडोन हो गया पैरासीटामोल हो गया ईटीसी तो इसी को क्या बोला गया एनाल्जेसिक्स। और ये हुआ 14 का बी कंप्लीट और ये हुआ सेक्शन बी कंप्लीट। तो आज इस वीडियो को यहीं पे रोकेंगे और ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉच।